हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पंचायती राज को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। सारी बातें यहाँ पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगी, बस आप वीडियो को पूरा देखिए, सारी चीज़ें आपको सही से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने इस चैप्टर की, अपने इस टॉपिक की। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें भारत में सरकार के स्तर की, तो भारत में सरकार के 3 स्तर होते हैं: केंद्रीय, राज्य, स्थानीय। मतलब केंद्रीय स्तर पर सरकार होती है, राज्य स्तर पर भी सरकार होती है और स्थानीय स्तर पर भी सरकार होती है। स्थानीय स्तर पर अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका जैसे ये जो स्थानीय निकाय हैं ये आते हैं। तो ये जो पंचायती राज है ये भी स्थानीय सरकार के अंडर में ही आता है। ये जो पंचायती राज है ये स्थानीय सरकार का ही एक उदाहरण है। अगर हम बात करें ग्राम और मतलब जो नगर हैं और जो ग्रामीण इलाके हैं इसकी बात करें, तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ये ग्रामीण इलाकों में लागू की गई है। तो दोस्तों, स्थानीय स्वशासन के रूप में ग्रामीण इलाकों में पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया गया है। दोस्तों, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ये जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको स्थापित किया गया है। आखिर मतलब किस रूप में, किस तरह से स्थापित हुआ, किस तरह से ये अधिनियम के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो इसी से संबंधित सारी बातें अब हम यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें पहले विचार की, ये जो स्थानीय स्वशासन का ये जो विचार है ये भारत के लिए कोई नया नहीं है। प्राचीन काल में भी भारत में ये विचार विद्यमान था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्थानीय शासन का उल्लेख किया गया था। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, अगर हम बात करें आधुनिक टाइम पर, तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान स्थानीय शासन का विकास देखा गया था और लॉर्ड रिपन की इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका थी और इसी कारण से भारत में लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर हम बात करें भारतीय संविधान सभा की, तो भारतीय संविधान सभा में जो स्थानीय स्वशासन का विचार है इसको लेकर काफ़ी वाद विवाद था। दो पक्ष आमने सामने थे। एक गांधीवादी चिंतक थे जो गांधीवादी विचार से जो प्रेरित, एक गांधीवादी विचार से प्रेरित लोग थे। इनका कहना था कि जो स्थानीय शासन है, जो स्थानीय स्वशासन का जो विचार है इसको अपनाया जाना चाहिए, जो स्थानीय संस्थाएं हैं इसको अपनाया जाना चाहिए। इसके विरोध में डॉक्टर अंबेडकर थे। इनका मानना था कि ये जो स्थानीय स्वशासन का ये जो विचार है ये सही नहीं है, ये मतलब देश की एकता के लिए ठीक नहीं है। ये जो स्थानीय संस्थाएं हैं ये दृष्टि में संकीर्ण है और ये सांप्रदायिक हैं और देश की यूनिटी के लिए ठीक नहीं है, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर का मानना था। तो एक तरफ गांधीवादी चिंतक थे, दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर थे। तो स्थानीय संस्थाओं के विचार को लेकर संविधान सभा में इस पर काफ़ी वाद विवाद हुआ था। लेकिन इस वाद विवाद को खत्म करते हुए स्थानीय स्वशासन का ये जो विचार है इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में रखा गया था। कहने का मतलब यह है कि तुरंत स्थानीय स्वशासन के विचार को लागू नहीं किया गया, लेकिन हाँ, फ्यूचर में कभी भी जो सरकार है वो इसके ऊपर कानून वगैरह बना सकती थी। तो अनुच्छेद 40 में इसको रखा गया। इसके साथ ही दोस्तों, अगर हम आगे बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार के द्वारा 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया जाता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो राष्ट्रीय स्तर की जो योजनाएं हैं, ठीक है, जो सामाजिक आर्थिक पुनरुद्धार की जो योजनाएं चल रही हैं इसमें ग्रामीण लोगों की रुचि जगाई जा सके, ग्रामीण लोगों का मतलब इंटरेस्ट जगाया जा सके, ग्रामीण लोगों को इसमें शामिल किया जाए, जो ग्रामीण लोग हैं उनको जागरूक बनाया जाए। लेकिन ये जो परियोजना थी, ये जो कार्यक्रम था वो पूरी तरह सफल नहीं हो सका। अब दोस्तों इसी के चलते, क्योंकि ये जो कार्यक्रम था वो पूरी तरह सफल नहीं हो पाया था और इसी के चलते अब जनवरी 1957 में इस परियोजना की समीक्षा के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया और फिर बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी सिफारिशें सामने रखी। मतलब नवंबर 1957 में ही बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी और उसमें बलवंत राय मेहता समिति ने कई सिफारिशें की थीं स्थानीय स्वशासन को लेकर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सामान्य बातें, आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही हों। देखिए 1952 में सरकार के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया जाता है जो कि पूरी तरह सफल नहीं हो पाता। अब ये क्यों नहीं सफल हो पाया, इसकी समीक्षा के लिए सरकार एक समिति का गठन करती है जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। अब बलवंत राय मेहता समिति अपनी रिपोर्ट पेश करती है जिसमें बलवंत राय मेहता समिति कई सारी सिफारिशें रखती है। अब बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को आप एक बार देख लीजिए। इस समिति की पहली सिफारिश ये थी कि पंचायती राज को 3 स्तर पर स्थापित किया जाए। अब स्थानीय स्वशासन से संबंधित इसने कई सारे विचार रखे। इसने विचार रखा कि पंचायती राज की जो व्यवस्था है उसे 3 स्तर पर स्थापित किया जाए,
जिसमें ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद हो। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर किया जाए, जो ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, जो लोग हैं, उसका मतलब चुनाव प्रत्यक्ष हो, और जो पंचायत समिति और जो जिला परिषद के प्रतिनिधि हैं उनका चुनाव अप्रत्यक्ष तौर से किया जाए, ऐसे इसने सिफारिश की। इसके साथ ही इसने कहा कि जो ग्राम स्तर के विकास के कार्य हैं वो इन संस्थाओं को सौंपे जाने चाहिए। कहने का मतलब है गांव के स्तर के जो कार्य हैं विकास के, जैसे कि मान लो गांव में कोई सड़क बनानी है, गांव में मतलब गांव में कोई तालाब वगैरह की व्यवस्था करनी है, गांव के विकास से संबंधित कोई कार्य है, तो वो इन संस्थाओं को सौंपा जाना चाहिए, ऐसा इस समिति ने सिफारिश की। इसके साथ ही इसने कहा कि पंचायत समिति को कार्य करना चाहिए। जो पंचायत समिति है उसे कार्य करना चाहिए, और जिला परिषद को सलाहकारी और पर्यवेक्षण का मतलब है कि सलाह देने से संबंधित या देख रेख करना कि हाँ काम हो रहा है या नहीं हो रहा, पर्यवेक्षण करना। ठीक है। इन स्थानीय संस्थाओं को पर्याप्त संसाधन मिलना चाहिए ताकि ये संस्थाएं अपने कार्यों को बेहतर तरह से करने में समर्थ हों। जैसे कि जो वित्तीय संसाधन है, जैसे कि दोस्तों अब पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित तो कर दिया जाए, इस समिति का मानना था कि मान लो ये संस्थाएं स्थापित हो जाएं, अगर पर्याप्त संसाधन नहीं मिलेगा तो फिर ये अपना कार्य नहीं कर पाएंगी। इसके लिए इन्हें पर्याप्त संसाधन भी दिया जाए, जैसे कि वित्तीय संसाधन सही से दिया जाए, पैसा अगर होगा इन संस्थाओं के पास तो ये अच्छे से कार्य कर पाएंगी, या जो दूसरे संसाधन है वो पर्याप्त रूप से इन संस्थाओं को दिए जाएं। तो ये सिफारिशें बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। तो अभी हमने हल्का सा इसको समझ लिया। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, फिर इस समिति ने अपनी सिफारिशें सामने रखी। अब देखिए, इन बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के बाद 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज को स्थापित किया गया। इस योजना को स्थापित करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य बना। तो देखिए, बलवंत राय मेहता समिति के बाद जो मतलब सिफारिश के बाद राजस्थान में पंचायती राज को स्थापित किया गया, और राजस्थान पहला प्रथम राज्य बन गया पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करने वाला। परंतु इस समय तक ज़्यादातर राज्यों ने पंचायतों को सशक्त करने के लिए कोई खास प्रयास नहीं किया। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि इस समय तक हालांकि बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज से संबंधित, स्थानीय स्वशासन से संबंधित सिफारिशें कर दी, लेकिन इस समय तक पूरे देश में अगर हम बात करें कोई समरूपता नहीं थी। ऐसा नहीं है कि सभी राज्यों में सही से पंचायती राज को स्थापित कर दिया गया हो, अलग अलग रूपों में पंचायती राज को स्थापित किया। किसी ने जल्दी स्थापित कर लिया पंचायती राज व्यवस्था को, किसी ने बहुत बाद में स्थापित किया। तो मतलब अपने अपने अनुसार जिसका मतलब जब जिसको ठीक लगा उसने तब पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने का प्रयास किया, और अपने अनुसार अलग अलग नियम भी बनाए। जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की कि ग्राम पंचायत होगी, पंचायत समिति होगी और फिर जिला परिषद होगी। ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर किसी राज्य ने 2 स्तर की पंचायत व्यवस्था को अपनाया। तो मतलब कोई समरूपता वगैरह नहीं थी, और कोई मतलब खास कदम अभी तक पंचायती राज की स्थापना के लिए नहीं उठाए गए थे। और इसी कारण 1977 में जनता पार्टी आती, तो फिर जनता पार्टी की सरकार के द्वारा अशोक मेहता समिति का गठन किया जाता है। इस समिति ने 1978 में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी, लेकिन फिर भी अभी तक भी कोई महत्वपूर्ण कार्य पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं किया गया, कोई ठोस अधिनियम वगैरह नहीं बनाया गया। अशोक मेहता समिति की सिफारिशों पर भी सरकार ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बहुत ज़्यादा अधिक बल नहीं दिया, जिस कारण से फिर आगे भी कई सारी समितियां बनाई गई। जैसे कि 1985 में GVK राव समिति, 1986 में LM सिंघवी समिति, 1988 में थंगुन समिति और फिर 1988 में गाडगिल समिति का गठन किया गया। इन सभी समितियों का समय समय पर इसी कारण से गठन किया गया ताकि ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन के विचार को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित किया जा सके। देखिए दोस्तों, ग्रामीण जनता को जागरूक बनाना था, स्थानीय स्वशासन को स्थापित करने का भी एक प्रयास करना था, तो इसीलिए इन समितियों को मतलब समय समय पर गठित किया गया। हालांकि अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था, लेकिन अब आगे चलकर, जैसे कि अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, PV नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व में कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर पंचायती राज के संवैधानिकरण के मामले पर विचार किया। इसने प्रारंभ के विवादास्पद प्रावधानों को हटाकर नया प्रस्ताव रखा और सितंबर 1991 को लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। अंततः यह विधेयक 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया।
ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, 1993 को प्रभाव में आया। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सिंपल सी बात है, बहुत ईजी बात है यहाँ तक। देखिए दोस्तों, स्थानीय स्वशासन का ये जो विचार था, इसे भारत में स्थापित करने के लिए सरकार ने कई प्रयास किए हैं। स्पेशली ग्रामीण इलाकों में पहले पहले विचार था कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ के विकास कार्यों के लिए, वहाँ के लोगों को जागरूक बनाने के लिए, या जो वहाँ के लोग हैं वो अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकें राष्ट्रीय योजनाओं में। तो इसलिए पंचायती राज जैसी जो जो व्यवस्था है उसे स्थापित करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा था। और इसीलिए फिर आगे चलकर सरकार ने कई सारे प्रयास किए, जैसे कि सरकार ने कई सारी समितियों का गठन किया, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था। फिर आगे चलकर 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 को पारित किया गया और इस तरह पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। फिर दोस्तों आगे चलकर 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम भी पारित किया गया और इस तरह जो शहर हैं तो वहाँ पर भी स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई। तो कुल मिलाकर आप यूँ कह सकते हैं कि 73वां और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन के विचार को मजबूती मिली और मजबूती से स्थानीय स्वशासन को स्थापित किया गया। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अब देखिए दोस्तों, इस अधिनियम में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिल गया और संविधान में नया भाग 9 पंचायत नाम से जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक प्रावधान जोड़े गए। ठीक है, इसके साथ ही 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया संविधान में। दोस्तों यहाँ तक हमने काफ़ी बातें कर ली। अब हम यहाँ पे बात करते हैं 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 की प्रमुख विशेषताओं की। ठीक है, यहाँ तक हमने काफ़ी बैकग्राउंड को देख लिया, सारी चीज़ों को लगभग समझा है। अब हम मेन जो यहाँ पे एक चीज़ है जो हमें समझनी है कि जो 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है इसकी क्या विशेषता है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझाई जाएंगी, बस आप वीडियो को एंड तक देखिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 3 स्तरीय स्वशासन की व्यवस्था की। देखिए, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, सिंपल सी बात है, 3 स्तर की त्रिस्तरीय भी कहते हैं स्वशासन की व्यवस्था कर दी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की। ठीक है, अब हम इसे अच्छे से समझते हैं। ठीक है, एक करके अब अभी मैंने जो समझाया वही चीज़ें यहाँ पर भी लिखी हैं। त्रिस्तरीय प्रणाली, ठीक है, 3 स्तर पर मतलब पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया गया। ठीक है, ग्राम, माध्यमिक और जिला स्तर पर पंचायत। माध्यमिक में कौन था, तो वो पंचायत समिति थी। ठीक है, और जिला स्तर पर जिला परिषद, ग्राम पंचायत और फिर पंचायत समिति और फिर जिला परिषद। तो मतलब ग्राम स्तर पर भी किया गया, माध्यमिक स्तर पर, जिला स्तर पर भी, मतलब त्रिस्तरीय प्रणाली को अपनाया गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ये भी प्रावधान कर दिया गया कि ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या 20 लाख से ऊपर ना हो को माध्यमिक स्तर पर पंचायतें गठन ना करने की छूट देता है। देखिए दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो अब इस अधिनियम ने क्या किया, ये जो अधिनियम था 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, इसने 3 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कर दी। ठीक है, इससे क्या आई, इससे समाज मतलब भारत में इससे एक समरूपता आ गई। पहले क्या था, अलग अलग राज्यों ने अलग अलग तरीके से मतलब पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था। ठीक है, अलग अलग तरीके से गठन था, अलग अलग मतलब तरह से सदस्यों को चुना जाता था, मतलब प्रक्रिया में बहुत अंतर था। ठीक है, समरूपता नहीं थी, अब समरूपता आ गई। लेकिन साथ में एक प्रावधान ये भी है कि मान लो कोई राज्य है जिसकी जनसंख्या 20 लाख से मतलब कम है, तो उस राज्य को पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत अगर वो चाहे तो माध्यमिक जो मतलब पंचायत है उसको वो हटा सकता है। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों हम बात करते हैं ग्राम सभा। अब ये क्या है, तो देखिए, यह अधिनियम पंचायती राज के ग्राम सभा का प्रावधान करता है। यह पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्राम स्तरीय सभा है। ग्राम सभा को संवैधानिक मान्यता दी गई। यह उन शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्य निष्पादित कर सकती है जो राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए गए हैं। देखिए दोस्तों, ग्राम सभा है क्या, तो देखिए एक ग्राम में देखिए जितने भी मतदाता हैं, ठीक है, जितने भी मतदाता जो पंजीकृत मतदाता हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, याद रखना। ठीक है, इस तरह ये जो अधिनियम था इसने ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया। ग्राम सभा क्या है, तो ग्राम सभा में उस गांव के जो भी ग्राम है उसके पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। सभी जितने भी पंजीकृत मतदाता हैं वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं।
सदस्यों एवं अध्यक्ष का चुनाव। अब हम यहाँ पे चुनाव की बात कर रहे हैं, तो देखिए गांव, माध्यमिक और जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य लोगों द्वारा सीधे चुने जाएंगे। मतलब यह है कि तीनों स्तरों पर जो चुनाव होंगे वो प्रत्यक्ष होंगे, लोगों के द्वारा सदस्य चुने जाएंगे। सिंपल सी बात है कि ये जो पंचायतों का गठन किया गया है, 3 स्तर की ये जो पंचायत है, इनमें जो सदस्य होंगे वो लोगों द्वारा सीधे चुने जाएंगे, लोग वोट देने जाएंगे उनको, ठीक है, वो लोग वोट देंगे, ठीक है। वोट कौन देगा? तो लोगों के द्वारा वो चुने जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा माध्यमिक और जिला स्तर पर पंचायतों के जो अध्यक्ष हैं उनका चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा होगा, अप्रत्यक्ष रूप से। ये भी बात सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको याद रखना है। माध्यमिक और जिला स्तर पर जो अध्यक्ष का चुनाव होता है वो निर्वाचित सदस्यों में से ही होता है। जो चुने हुए सदस्य हैं उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुना जाता है, लेकिन उसका एक तरीका है कि अप्रत्यक्ष रूप से उसका चुनाव होगा, ठीक है। जबकि गाँव स्तर पर जो पंचायत है, गाँव स्तर पर जो पंचायत है उसके अध्यक्ष का चुनाव राज्य के विधानमंडल द्वारा किया जाएगा। एक बार और समझाता हूँ। देखो, ये जो 3 स्तर हैं पंचायत के, इन तीनों स्तर पर जो सदस्य हैं उनका चुनाव लोगों के द्वारा सीधे होगा, ठीक है, लोगों के द्वारा चुने जाएंगे। इसके अलावा गांव की बात करें कि गांव के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा, जो गांव ग्राम पंचायत है उसके अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा, तो उसका चुनाव का जो तरीका होगा वो राज्य की विधानमंडल डिसाइड करेगी। अब वो क्या डिसाइड करे उसे अभी हमें उस पर नहीं जाना है, ठीक है। और जो माध्यमिक और जो जिला स्तर है इनके जो अध्यक्ष हैं वो लोगों जो निर्वाचित सदस्य हैं उन्हीं में से अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, ये जो सारी बातें यहाँ पर इन इन 3-4 लाइनों में लिखी हुई हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो कन्फ्यूज़न यहाँ पे कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारी बातें स्पष्ट रूप से लिखी हैं, बस क्या है कि हमें थोड़ा याद कर रखना है माइंड में। तो बस यही थोड़ा सा है कि आपको माइंड में थोड़ा याद रखना है। समझा तो आपको दिया, ईजी है आपके लिए। अब बात करें सीटों का आरक्षण। यह अधिनियम प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उनकी संख्या के कुल जनसंख्या के अनुपात में सीटों पर आरक्षण उपलब्ध कराता है। राज्य विधानमंडल गांव या अन्य स्तर पर पंचायतों में अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए अध्यक्ष के पद के लिए आरक्षण भी प्रदान करेगा। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, जितनी जनसंख्या होगी अनुसूचित और जाति और जनजाति की, यानी कि देखो एससी और जो एसटी वर्ग के जो लोग हैं इनको आरक्षण प्रदान किया गया है। साथ में महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था में। अब एससी और एसटी की अगर हम बात करें तो इनको इनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है कि इनकी जितनी जनसंख्या होगी उस अनुपात में, जितनी भी सीटें उस अनुपात में इनको सीटें दी जाएंगी आरक्षण के रूप में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी है कि जो अध्यक्ष के पद है इसके लिए भी आरक्षण प्रदान करेगा राज्य का विधानमंडल, ठीक है। गाँव या अन्य स्तर पर जो पंचायत है उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अध्यक्ष का जो पद है उस पर भी आरक्षण प्रदान करेगा राज्य का विधानमंडल, ठीक है। इसके अलावा महिलाओं की बात करते हैं यहाँ पे, तो महिलाओं को 1/3, कम से कम 1/3 जो आरक्षण है, मतलब आरक्षण वो प्रदान किया गया है यहाँ पर कि महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण दिया गया है, 1/3 से कम ना हो, ये कहा गया है। यह भी ध्यान देने रखने की बात है कि पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का उक्त प्रावधान अरुणाचल प्रदेश राज्य पर लागू नहीं होता। ऐसा इस कारण कि यह राज्य पूरी तरह मूल निवासी जनजातियों से आबाद है। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है। देखिए 83वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2000 पारित किया गया, जिसके द्वारा ये प्रावधान किया गया कि अरुणाचल प्रदेश में जो अनुसूचित जनजातियों का जो आरक्षण है पंचायती राज व्यवस्था में वो लागू नहीं होगा। सिंपल सी बात है, ऐसी लोगों को जो अनुसूचित जातियां हैं उनको आरक्षण प्रदान किया गया है, आरक्षण प्रदान किया गया है पंचायती राज व्यवस्था में, ठीक है। लेकिन ये जो प्रावधान है वो अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे मूल रूप से जो मूल निवासी हैं उन वही है मैक्सिमम, ठीक है। मतलब यहाँ पे कहने का है कि जो यहाँ के जो मूल निवासी है वो पूरी तरह यहाँ की जनजातियाँ ही हैं। तो यहाँ पे पूरी तरह जनजातियाँ ही हैं, तो इसीलिए यहाँ पे अनुसूचित जातियों को आरक्षण नहीं दिया गया है। मतलब कहने का है कि इनकी आबादी, अनुसूचित जाति की आबादी यहाँ पर ना के बराबर है। यहाँ पे मतलब बहुत ही कम है, ना के बराबर है। पूरी तरह जो आबादी है वो मूल निवासी जनजातियों की ही है, तो इसलिए यहाँ पर ये प्रावधान किया गया है, ठीक है। पंचायतों का कार्यकाल, अब बात करते हैं कार्यकाल की, तो सिंपल सी बात है, 5 साल का कार्यकाल होता है, ठीक है। 5 साल का कार्यकाल निश्चित किया गया है। लेकिन समय पूरा होने से पूर्व भी उसे विघटित किया जा सकता है। हालांकि वो बात अलग है कि 5 साल से पहले भी इसको विघटित किया जा सकता है। 5 साल का कार्यकाल है लेकिन उससे पहले भी विघटन हो सकता है इसका। इसके बाद पंचायत गठन के लिए नए चुनाव होंगे। इसकी 5 वर्ष की अवधि खत्म होने से पूर्व, देखिए दोस्तों, अगर 5 वर्ष की अवधि पूरी होने वाली है
तो अगर मतलब कार्यकाल खत्म हो रहा है तो इससे पहले चुनाव करा लिए जाएं, एक प्रावधान ये है। इसके अलावा अगर मान लीजिए विघटन हो गया है, पंचायत को मतलब विघटित कर दिया गया है, तो ऐसी दशा में इसके विघटित होने की तिथि से 6 माह के खत्म होने की अवधि के अंदर, मान लीजिए विघटित किया गया है इसे, तो इस 6 माह से पहले फिर चुनाव कराने हैं पंचायतों के, ये प्रावधान किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग, सिंपल सी बात है, जो चुनाव होगा पंचायती राज के अंतर्गत, जो चुनाव वगैरह होगा उसको राज्य, जो चुनाव वगैरह होंगे उसको राज्य निर्वाचन आयोग देखेगा। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा सारी चीज़ें चुनाव वगैरह से संबंधित देखी जाएंगी, ठीक है। मतलब जो भी प्रक्रिया है, कैसे तैयार करना है, उसकी देख रेख, निर्देशन, मतदाता सूची तैयार करना, जितनी भी ये चीज़ें हैं वो राज्य का निर्वाचन आयोग देखेगा। तो अलग अलग राज्य का अलग अलग निर्वाचन आयोग है, तो वो अपने राज्य का निर्वाचन जो भी आयोग है वो उसको देखेगा, चुनाव से संबंधित प्रक्रियाओं वगैरह को, यही चुनाव करवाएगा, कहने का मतलब ये है। शक्तियां और कार्य की बात करते हैं। शक्तियां और कार्य दोस्तों सिंपल सी है, देखिए, राज्य विधानमंडल पंचायतों को आवश्यकता अनुसार ऐसी शक्तियां और अधिकार दे सकता है जिससे कि वह स्वशासन संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम हो। मतलब ऐसा कोई विषय जो मतलब स्थानीय पंचायती राज व्यवस्था को स्वशासन, ये जो संस्थाएं हैं इनको मजबूत कर रहा है, कोई ऐसा कार्य है जो अगर हम स्वशासन ये जो संस्थाएं हैं पंचायती राज से संबंधित, इनको अगर दे देते हैं तो ये मतलब सक्षम होंगी, मजबूत होंगी, इनके लिए ठीक होगा। तो राज्य विधानमंडल के ऊपर डिपेंड है, वो उसे अगर लगता है आवश्यकता अनुसार तो वो पंचायतों को ऐसे कार्य सौंप सकता है, ठीक है। इस तरह की योजना में उपयुक्त स्तर पर पंचायतों के अंतर्गत शक्तियाँ और जिम्मेदारी प्रत्यापित की जाए तो निम्नलिखित से संबंधित हैं। जैसे कि दोस्तों आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कोई कुछ कार्यक्रम हैं, तो इससे संबंधित विषय दिए जा सकते हैं पंचायतों को, ठीक है। इससे संबंधित कुछ कार्य हैं, कुछ शक्तियाँ वो सौंपी जा सकती हैं। इसके अलावा 11वीं अनुसूची में 29 मामले हैं, ठीक है, ये दिए जा सकते हैं। 29 मामले हैं, तो इनमें से कई मतलब इन पर कार्य करने के लिए मतलब उनको मतलब कहा जा सकता है पंचायतों को। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब वित्त की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी यहाँ पे हल्की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप नहीं समझेंगे, हल्का सा आपको समझ में आ जाए बहुत है। वित्त मतलब पैसे से संबंधित यहाँ पे कुछ बातें हैं, जैसे कि राज्य विधानमंडल निम्न अधिकार रखता है। पंचायतों को उपयुक्त कर, चुंगी, शुल्क लगाने और उनके संग्रहण के लिए प्राधिकृत कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें क्या हैं, संविधान को दे दी गई हैं, संविधान कुछ बातें कह रहा है और कुछ बातें जो हैं वो राज्य के विधानमंडल के ऊपर छोड़ दी गई हैं। कुछ बातें संविधान के ऊपर हैं और कुछ बातें राज्य के विधानमंडल के ऊपर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि कुछ बातें राज्य का विधानमंडल तय करेगा, जैसे कि वित्त से संबंधित कुछ चीज़ें राज्य का जो विधानमंडल है, राज्य विधानसभा है, वो डिसाइड कर सकती है। जैसे कि वो कर लगाने, कुछ टैक्स लगाने के लिए, लगाने संबंधित शक्तियाँ वगैरह दे सकती है पंचायतों को, ठीक है, उनको इकट्ठा करना, शुल्क लगाना इत्यादि, ठीक है। राज्य विधानमंडल राज्य सरकार द्वारा आरोपित संग्रहित कर, चुंगी, मार्ग कर और शुल्क पंचायतों को सौंपे जा सकते हैं। मतलब ये यही है कि टैक्स या जो पैसे कलेक्ट करने से संबंधित कुछ कार्य या कुछ शक्तियाँ विधानमंडल के द्वारा, राज्य के विधानमंडल के द्वारा पंचायतों को दी जा सकती है। तो यही सारी बातें हैं यहाँ पर। आई होप यहाँ पे ये आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। तो ये वित्त सामान्य बातें वित्त की। वित्त आयोग की बात कर लेते हैं। देखिए, राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पंचायतों को वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा। राज्य के राज्यपाल के द्वारा प्रत्येक 5 साल के बाद दोस्तों वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ये देखने के लिए कि मतलब क्या स्थिति है पंचायतों को, जो पंचायत है, जो राज्य है, मतलब उसमें वित्त का किस तरह से मतलब बंटवारा हो रहा है। राज्य जो है, राज्य जो विधानसभा है, यह कहने का मतलब दोस्तों ये है कि मतलब पंचायतों की वित्तीय स्थिति कैसी है, मतलब क्या प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ रही है। तो मतलब सुधार के लिए इस आयोग की स्थापना की जाती है, इस आयोग का गठन किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों छूट प्राप्त राज्य, अब ये चीज़ समझनी इंपॉर्टेंट है, याला जो पॉइंट है वो आपको समझना इंपॉर्टेंट है। ये हम सारी बातें कर रहे हैं वैसे 73वें संवैधानिक संशोधन के अंदर, लेकिन इसे आप समझिए। ये कानून नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और कुछ अन्य राज्यों में क्षेत्रों पर लागू नहीं होता, ठीक है, अन्य क्षेत्रों पर, अन्य विशेष क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। अब इस प्रावधान के अंतर्गत संसद ने पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तारित अधिनियम 1996, जो पेशा कानून अथवा विस्तार कानून के नाम से जाना जाता है, को अधिनियमित किया। हालांकि संसद चाहे तो इस अधिनियम को ऐसे अपवादों और संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों में लागू कर सकती है जो वह उचित समझे। देखिए दोस्तों, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर ये जो अधिनियम है, ये जो मतलब पंचायती राज का ये जो अधिनियम है वो लागू नहीं होता, ठीक है। इसलिए संसद ने क्या किया, संसद ने देखो क्या किया है, एक अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तारित या पंचायतों के प्रावधान अधिनियम 1996
को पारित किया, जिसे नॉर्मली पैसा अधिनियम, पैसा एक्ट कहते हैं। अब ये जो एक्ट है दोस्तों, इसको पारित किया है संसद ने। इसके द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि कुछ अनुसूचित क्षेत्र हैं, ठीक है, कुछ सूचीबद्ध क्षेत्र हैं, कुछ मतलब ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कोई आदिवासी समुदाय रह रहा है, कोई जनजाति रह रही है, ठीक है, तो कोई अनुसूचित क्षेत्र हैं या जनजाति क्षेत्र हैं, तो वहाँ पे ये जो प्रावधान है पंचायती राज का वो लागू नहीं होगा, ठीक है, या किस कुछ संशोधनों के साथ लागू होगा, ये प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो इस तरह जो ये जो पैसा कानून है, पैसा एक्ट है, इसके द्वारा कुछ राज्यों के ऊपर ये कानून, जो पंचायतों के प्रावधान हैं, वो पूरी तरह लागू नहीं होते, या कहीं पर मतलब लागू हो रहे हैं तो उसमें कुछ परिवर्तन करके लागू किया गया है, कुछ छूट दी गई है, या कहीं पर लागू नहीं हो रही पूरी तरह। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी संसद के ऊपर, संसद के पास ये अधिकार है कि संसद ये जो मतलब अधिनियम है, पंचायत का ये जो अधिनियम है, इसको कुछ अपवाद के साथ कुछ छूट देकर किसी राज्य में, किसी क्षेत्र में जो अनुसूचित क्षेत्र है, जनजाति क्षेत्र है, वहाँ पर लागू कर सकती है। तो ये सामान्य बातें, आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा। कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि हार्ड है, बस हाँ ये होता है कि थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। हम लोग, ऐसा होता है ना कि ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मतलब माइंड में रखनी पड़ती हैं हमें। अगर हम नहीं रखते तो फिर हम कुछ समय बाद इसे भूल जाते हैं, बस यही यहाँ पे दिक्कत होती है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो माइंड में हमेशा के लिए सेव हो जाती हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो ये आपको याद भी रहेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो पैसा कानून है इसका क्या महत्व है, तो जल्दी से बात करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। पैसा का प्रभावी क्रियान्वयन न केवल विकास लाएगा, बल्कि इससे 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में लोकतंत्र और भी गहरा होगा। पैसा के कई फायदे हैं, इससे निर्णय लेने में, देखो दोस्तों सिंपल सी बात है, लोकतंत्र का मतलब ये तो नहीं है कि ना अपने डिसीजन थोप रहे हैं हम किसी पर। तो लोकतंत्र में तो हम यही चाहते हैं कि जो मतलब जो व्यक्ति हैं, उन जो मतलब समुदाय है, उसके ऊपर निर्णय ना थोपे जाएं, बल्कि उनका विकास हो। तो यही है कि कुछ क्षेत्रों को मतलब छूट भी दी गई है, उनके रीति रिवाजों को थोड़ा सम्मान भी दिया गया है, और इसीलिए ये पैसा कानून मतलब लाया गया है। अब देखिए, इससे निर्णय लेने में लोगों की भागीदारी में वृद्धि होगी। पैसा आदिवासी क्षेत्रों में अलगाव की भावना को कम करेगा और सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग पर बेहतर नियंत्रण होगा। अलगाव की भावना को कम करेगा मतलब ये है कि जो सामाजिक स्थिति है, जो जो सिचुएशन है, उसको देखकर ही कानून लागू किए जा रहे हैं, तो अलगाव की स्थिति को कम करेगा। इसके साथ ही पैसा से जनजातीय आबादी में गरीबी और बाहर पलायन कम हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण और प्रबंधन से उनकी आजीविका और आय में सुधार होगा। पैसा जनजातीय आबादी के शोषण को कम करेगा, क्योंकि वे ऋण देने, शराब बिक्री, खपत और गांव बाजारों का प्रबंधन करने में सक्षम होंगे। मतलब ये है कि पैसा कानून मतलब जो स्थान जनजाति जो लोग हैं, उनके शोषण को भी कम करेगा, मतलब उनको थोड़ा प्रबंध करने में भी सक्षम बनाएगा। देखिए दोस्तों, पैसा कानून वैसे तो पंचायती राज का जो कानून है उसको लागू नहीं करता, लेकिन कुछ संशोधनों के साथ, मतलब जो सामाजिक स्थिति है, जो सिचुएशन है, जो जनजातीय क्षेत्र में जो सामाजिक रीति रिवाज है, उन सभी को देखते हुए उनके अनुकूल यहाँ पे नीतियाँ लाई जाती हैं। तो इस संदर्भ में यहाँ पे बातें हो रही हैं। तो पैसा के प्रभावी कार्यान्वयन से भूमि के अवैध हस्तांतरण पर रोक लगेगी और आदिवासियों की अवैध रूप से हस्तांतरित जमीन को बहाल किया जा सकेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पैसा परंपराओं, रीति रिवाजों और जनजातीय आबादी की सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाएगा। मतलब तो दोस्तों, मतलब ये जो पैसा एक्ट है, इससे जो स्थानीय परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो जनजातीय आबादी की जो मतलब संस्कृति है, इसका संरक्षण होगा और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा मिलेगा। तो यहाँ पे हमने पैसा के महत्व को भी समझ लिया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों पंचायती राज की चुनौतियाँ यहाँ पर हम इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हमने बात की कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की क्या क्या मूल विशेषताएं हैं, क्या क्या मूल तत्व उसमें शामिल हैं, इसको अभी हमने देख लिया काफ़ी अच्छे से, ठीक है। फिर हमने बात की कि जो पैसा एक्ट है उसका क्या महत्व है, इसकी बात की अभी हमने। अब हम बात कर रहे हैं कि पंचायती राज की क्या चुनौतियाँ हैं, तो जल्दी से समझेंगे। देखिए, पंचायती राज अभी स्वायत्त संस्था, शासन की संस्था नहीं बन पाई है। कहने का मतलब है कि अभी पूरी तरह ये जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है, एक स्थानीय स्वशासन का एक विचार ही तो है जिसको स्थापित किया गया, लेकिन अभी ये स्वायत्त शासन की संस्था नहीं बन पाई है। मतलब ये है कि काफ़ी हद तक राज्य का जो विधानमंडल है उसका कंट्रोल है इस पर, कि जैसे कि कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जो कि राज्य के विधानमंडल के ऊपर छोड़े गए हैं कि वो तय करेगा। तो ऐसे में कई बार वित्त को लेकर जो संस्थाएं हैं वो राज्य के विधानमंडल के ऊपर निर्भर रहती हैं, जो स्थानीय संस्थाएं हैं वो। इसके अलावा योग्य प्रशासकों एवं विशेषज्ञों की चुनौती। हम सभी जानते हैं कि योग्य प्रशासकों एवं विशेषज्ञों के अभाव में नियोजन कार्य असफल हो जाता है। राज्यों के रूखे व्यवहार से
पंचायतों के सशक्त ना बनने का नतीजा यह भी है कि अयोग्य संख्या में पूर्ण प्रशासक और विशेषज्ञ नहीं हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि योग्य प्रशासकों और विशेषज्ञों की भी कमी है इन संस्थाओं में, तो इसलिए भी यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कुछ, मतलब ये भी एक चुनौती है। कहने का मतलब यहाँ पे ये भी एक बात है कि कई बार क्या होता है कि कुछ प्रशासक अच्छे से काम करते हैं, लेकिन क्या होता है उनके ऊपर ऊपर से दबाव होता है, तो उन्हें भी मतलब उन्हें भी सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। मतलब कहने का ये है कि अगर वो थोड़ा सा योग्य होते हुए अगर अच्छा कार्य करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो ऊपर के अधिकारी होते हैं उनके दबाव में, या जो ऊपर के मतलब प्रशासक हैं उनके दबाव में, फिर वो अपना कार्य सही से नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, योग्य प्रशासकों और विशेषज्ञों की चुनौती है। इसके साथ ही एक चुनौती है लाल फीताशाही का बढ़ता प्रभाव। लाल फीताशाही के प्रभाव में वृद्धि के कारण विकासात्मक कार्यों को पूरा करने में अनावश्यक विलंब होता है। कभी कभी विकासात्मक योजनाओं की फाइलें महीनों तक प्रलंबित मतलब पड़ी रहती हैं, जिससे आम आदमी विकास के फलों से वंचित रह जाता है। उदाहरण के लिए भवन निर्माण कार्य, सड़क निर्माण आदि हेतु प्रस्तुत पत्र आदि यदि जिला परिषद या महानगर पालिका में भेजा जाता है तो वह महीनों तक प्रलंबित पड़ा रह जाता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि लाल फीताशाही का प्रभाव बढ़ता है, मतलब प्रभाव के कारण काम में देरी होती है। कहने का मतलब ये है कि कई फाइलें जो हैं वो कई सारे अधिकारियों के बीच में घूमती रहती हैं और अधिकारी उस पर तुरंत कार्य नहीं करते, बहुत टाइम लेते हैं और कई तरह के भ्रष्टाचार वगैरह भी हमें देखने को मिलते हैं। कुल मिला के लाल फीताशाही को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अधिकारियों का काफ़ी प्रभाव होता है, ठीक है, और भ्रष्टाचार वगैरह काफ़ी होता है। तो ये जो लाल फीताशाही है इसका भी ये भी पंचायती राज व्यवस्था के लिए एक चुनौती है। आर्थिक संसाधन का अभाव। आर्थिक संसाधन का मतलब ये है कि जब सही से पैसा नहीं होगा तो पंचायती राज संस्थाएं कैसे सही से कार्य कर पाएंगी, स्थानीय जो संस्थाएं हैं वो कैसे कार्य कर पाएंगी। तो ये जो ग्राम पंचायतें हैं या ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसके अंदर जो 3 स्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है दोस्तों, तो उनके पास धन की समस्या शुरू से ही रही है। कहने का मतलब ये है कि ये पैसे के लिए राज्य के विधानमंडल के ऊपर निर्भर रहते हैं, ठीक है, अनुदान पर निर्भर रहते हैं। तो आर्थिक थोड़ी समस्या है, आर्थिक संसाधनों का अभाव है, ये भी पंचायती राज की एक समस्या कह लो या चुनौती है। योजनाओं के क्रियान्वयन में स्पॉइल पद्धति मतलब व्यक्तिवाद व्यक्तिगत स्वार्थ के साथ साथ अधिकारियों का पूर्वाग्रह, संसाधनों का दुरुपयोग, भाई भतीजावाद इत्यादि गंभीर समस्याएं, जिससे जिले का नियोजन समुचित ढंग से नहीं हो पाता, ना ही उसका क्रियान्वयन होता है। मतलब व्यक्तिवाद, अब व्यक्तिगत स्वार्थ भी होता है यहाँ पर। कई बार कोई अधिकारी है वो काम कर रहा है तो वो मतलब व्यक्तिगत स्वार्थ से भी काम कर रहा है कि वो देख रहा है कि क्या मेरा मतलब फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, या मान लीजिए वो व्यक्तिगत हितों को देखते हुए काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये चीज़ बेकार है, ठीक है। और इसके साथ ही संसाधनों का दुरुपयोग होता है, भाई भतीजावाद होता है, जान पहचान के लोगों को ही आगे बढ़ाया जाता है। तो ये चीज़ें मतलब एक पंचायती राज व्यवस्था के लिए सही नहीं है, चुनौती है, समस्या है। जन सहभागिता और जन संवाद की कमी। पंचायती राज प्रणाली द्वारा क्रियान्वित होने वाली योजनाओं को पूर्ण रूपेण क्रियान्वयन व अनुपालन के लिए जन सहयोग की आवश्यकता होती है, चाहे वे ग्राम पंचायत की योजना हो या जिला परिषद की। राज्य व केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना को पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अधिकारियों के माध्यम से पूर्ण तो किया जाता है, लेकिन इन योजनाओं के क्रियान्वयन में जन सहयोग के अभाव के कारण योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ग्राम सभा की स्थापना होने के बावजूद वह होती नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ग्राम सभा की स्थापना हुई है, जो मतदाता हैं गांव के पंजीकृत, उन सभी को ग्राम सभा का मतलब सदस्य बनाया गया है कि सभी ग्राम सभा के सदस्य होंगे जो पंजीकृत मतदाता हैं, लेकिन वो अपने मतलब अपनी ये उनकी शक्ति है वो इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। अगर होती है भी है तो उसमें अधिकांश ग्रामवासियों की सहभागिता नहीं होती। यह इसलिए होता है क्योंकि सारा कार्यक्रम जो पंचायतों को लागू करना होता है वो केंद्र या राज्य से आते हैं, उसको सिर्फ पूर्ति करनी होती है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अधिकतर काम ऊपर से ही हो जाते हैं, ठीक है। तो जो निचले स्तर के जो लोग हैं उनको सहभागिता का मौका भी नहीं मिल पाता, कई बार जागरूकता ही नहीं होती ज़्यादातर। तो ये है कि बात कि जागरूकता नहीं होती, और जागरूकता है भी तो जो ऊपर की जो संस्थाएं हैं वही काम कर देती हैं, ऑर्डर पास कर देती हैं।
इसके साथ ही दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की एक समस्या ये है, एक चुनौती ये है कि महिला आरक्षण की आशंका है। यह कदम बेशक क्रांतिकारी था, किंतु आलोचकों ने यह दिखलाया कि इसका सही परिणाम नहीं निकला, क्योंकि महिला पुरुष वर्ग की कठपुतली बनकर रह गई। इन सीटों का प्रयोग पुरुष अपने हितों के संवर्धन के लिए करने लगे। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि महिला आरक्षण की व्यवस्था की गई थी पंचायती राज व्यवस्था में, जो कि अपने आप में क्रांतिकारी थी। और ठीक है, महिला जिस चीज़ की हकदार थी वो चीज़ महिलाओं को दी गई थी। लेकिन लेकिन इसका एक परिणाम ये निकला कि इन सीटों का प्रयोग पुरुषों के द्वारा ही होने लगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी महिलाएं मतलब चुनी जाती हैं या खड़ी होती हैं, तो उनकी जो सीट है ये, ठीक है, मतलब जब वो चुन ली जाती हैं दोस्तों, तो जो भी डिसीजन वगैरह लेने होते हैं या जो भी कार्य वगैरह करने होते हैं, वो या तो मतलब वो तो मान लीजिए कोई महिला है तो उसके हस्बैंड के द्वारा किए जाते हैं, वो डिसीजन उनके हस्बैंड के द्वारा लिए जाते हैं। या हस्बैंड, गांव में हस्बैंड का नाम ज़्यादा फैला होता है, महिला का नाम गांव में नहीं फैला होता। तो मतलब ये है कि जो पुरुष है, ठीक है, तो उसी के द्वारा इन सीटों का भी लाभ उठाया जा रहा है। तो यहाँ पे ये बातें हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमने बात कर ली पंचायती राज की चुनौतियों की। अब हम बात करते हैं ये जो चुनौतियाँ हैं इसका समाधान कैसे निकल सकता है। तो जल्दी बात करेंगे। तो पहला है वित्तीय स्वायत्तता। ठीक है, वित्तीय स्वायत्तता हो। वित्तीय स्वायत्तता का मतलब ये है कि पैसे पैसे सही से दिए जाएं। तो ये जो स्थानीय संस्थाएं हैं इनको पैसे सही से दिए जाएं। ठीक है, देखिए, जब इनके पास कई सारी शक्तियाँ होंगी टैक्स वगैरह लेने की, रेवेन्यू इकट्ठा करने की, कलेक्ट करने की, तो ये स्वायत्त रहेंगी। ठीक है, इन्हें निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर इनके पास पर्याप्त पैसा रहेगा तो ये निर्भर नहीं रहेंगी, तो इनकी स्वायत्तता बढ़ेगी। इसके अलावा प्रशिक्षण व शिक्षा। ठीक है, तो पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को उनके कार्यों और को बेहतर तरीके से निभाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो जो पंचायती राज संस्थाओं में जो सदस्य हैं, चाहे वो महिला सदस्य हो चाहे वो पुरुष सदस्य हो, उनको उनके कार्य को बेहतर तरीके से करने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाए, शिक्षा दी जाए। ठीक है, ताकि वो अपने कार्यों को कर सकें और उनकी जो सीट है उसका लाभ कोई दूसरा ना उठा सके। इसके अलावा है सामाजिक जागरूकता। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। तो सामाजिक जागरूकता फैलानी चाहिए। सांविधानिक और कानूनी सुधार। पंचायती राज संस्थाओं के कार्यान्वयन और निर्णय क्षमता में सुधार करने के लिए संविधान और कानूनों में आवश्यक संशोधन किए जाने चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में थोड़े और सुधार किए जाने चाहिए। ये जो निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया है, निर्णय की जो क्षमता है, इसमें सुधार के लिए कुछ और संशोधन वगैरह किए जाने चाहिए। सहयोग और समन्वय। विभिन्न स्तरों की सरकारों और पंचायती राज, जैसे कि केंद्र सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई, और ये जो पंचायती राज है या पंचायती राज की जो अलग अलग संस्थाएं हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, तो इनके बीच बेहतर सहयोग और समन्वय, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि केंद्र में किसी और दल की पार्टी है तो वो राज्य स्तर की सरकारों को अलग नज़र से देखे। ठीक है, या जो राज्य स्तर की सरकारें हैं वो जो निचले लेवल पे जो स्थानीय सरकारें हैं उनको अलग नज़र से देखें। तो ऐसा ना हो, समन्वय होना चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए। तो इस तरह हमने चुनौतियों के समाधान को भी देख लिया। तो इस तरह दोस्तों ये जो आपका टॉपिक है पंचायती राज का, इसको हमने काफ़ी डिटेल में कवर कर लिया। आई होप यहाँ पे आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से समझ ली। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।